हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के लिए यानी कि क्लास 11 के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज से ये फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत स्टूडेंट लोगों का डिमांड था कि सर 11th क्लास का भी स्टार्ट कीजिए ताकि हम लोग भी कुछ पढ़ाई कर सकें। इसीलिए मैं ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 लेकर आ गया हूँ क्लास 11 के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर से यानी कि पहला अध्याय का जो नाम है आपका समुच्चय, इससे आपका क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, तो समुच्चय जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है आपका समुच्चय, ठीक है, इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, समुच्चय। तो ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर यानी कि समुच्चय। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ समुच्चय। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि इसके बारे में ये समुच्चय होता क्या है। ठीक है, और इसमें क्या क्या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, आपके भूमिका बताया, यानी समुच्चय के बारे में कुछ इसके बारे में बताया है। तो देखिए ये समुच्चय जो होता है यानी कि इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेट। सेट यानी कि समुच्चय यानी कि सेट शब्द का अर्थ क्या होता है, समूह, यानी समुच्चय का अर्थ क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, समूह, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। समूह समझते हैं ना, बहुत सारा, कलेक्शन यानी कि संग्रह करके बोलना। ठीक है, किसी चीजों को। इसका अंग्रेजी जो नाम समुच्चय का अंग्रेजी जो रूप है, इसका शब्द है, वर्ड है सेट। तो सेट शब्द का प्रयोग हम लोग बहुत पहले से भी करते चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वाकई में उसके बारे में पता नहीं था कि सेट भी जो एक शब्द है, इसके बारे में भी हम लोगों को गणित में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में, जैसे सोफा सेट। ठीक है, सेट का मतलब समझ गए ना, सेट का मतलब होता है समूह। आप बोलचाल के भाषा में आप लोग जैसे सुनते होंगे कि सोफा सेट, ठीक है, कपड़ों का सेट, कपड़ा का भी सेट होता है, उसमें बहुत सारा और भी कपड़ा रहते हैं। किताबों का सेट, किताबों का भी सेट होता है, जैसे आप 11th क्लास के बुक, जैसे 11th क्लास का बुक का पूरा सेट मांगिएगा किसी बुक दुकानदार से जाकर, ठीक है, बुक सेलर से, तो वो आपका जितने भी 11th में आप लोगों को बुक पढ़ना है, वो सबको सब बुक को मिला कर दे देगा। गणित, हिंदी, जितना भी चीज है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबको मिला कर दे देगा, यानी कि उसको एक सेट देगा आपको। मतलब जितने भी उसमें किताब रहते हैं उसको हम लोग सेट बोलते हैं। बर्तन सेट, ठीक है, यानी बर्तन में भी कुछ बहुत सारा सेट रहते हैं। ठीक है, उस तरह से। तो सेट के मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है, समूह। ठीक है ना, तो इस तरह से आप पहले से भी जानकारी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सब आपके बारे ये सब भूमिका के बारे में थोड़ा सा मैंने कुछ बताया। अब चलिए इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए परिभाषा क्या है, तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहेंगे हम लोग, समुच्चय कहेंगे। सुपरिभाषित वस्तुओं को संग्रह कर सकते हैं, जैसे आप लोग को बोला जाए महीनों का समुच्चय, महीनों का समुच्चय बोल दिया जाएगा, यानी माह का जो समुच्चय है ना, जैसे महीना में कौन कौन सा नाम होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब चीज है, यानी कि 12 होते हैं ना नाम। तो वो माह, महीना में जैसे आपका एक वर्ष में 12 माह होता है ना, तो सभी माहों का समुच्चय अगर बोला जाए तो जनवरी, फरवरी, ये सब होता है, 12 सब होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब। तो वो हो गया, जैसे हम उसका कलेक्शन कर सकते हैं ना, तो वो आपका सुपरिभाषित हो गया, उसको कलेक्ट किया जा सकता है, तो आपका सुपरिभाषित है, इसलिए वो समुच्चय होगा। ठीक है, तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जिन वस्तु से समुच्चय का निर्माण होता है, यानी बनता है, जिन वस्तु से समुच्चय बनता है, वे वस्तुएं क्या कहलाएगा, समुच्चय का अवयव कहलाएगा। मतलब जिस वस्तु से हम लोग समुच्चय बनाते हैं, वही अवयव, जो अवयव होता है, वही अवयव समुच्चय का, वही वस्तु जो होता है समुच्चय का अवयव कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लीजिए। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में जैसे 1 2 3 डॉट
इन्फिनिटी तक होता है ना, तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, टोटल इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो हमको इसके बारे में पता हम कर सकते हैं कि कौन कौन सा अंक होगा, यानी कि लास्ट में ये डॉट इन्फिनिटी तक ले जाएगा, अनंत तक ले जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी आपको प्रकार भी पढ़ना होता है, समुच्चय दो प्रकार का होता है, एक होता है परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, ये आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है अपरिमित समुच्चय, क्योंकि देखिए ये लास्ट में बढ़ते जा रहा है, इसका कोनो अंत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, इनफाइनाइट है। फाइनाइट के मतलब जिसका हम लोग पता कर सकते हैं निश्चित होता है उसको बोलते हैं फाइनाइट, और इनफाइनाइट के मतलब होता है अपरिमित, यानी कि बहुत सारा, यानी कि हम उसका पता नहीं कर सकते कि कितना तक होगा, अनंत तक ले जाएगा, ठीक है। तो ये अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, तो ये पता चल गया। और यहाँ पे देखिए भारतीय संसद के सभी सदस्यों का समुच्चय, मतलब भारत में जो संसद है, भारत के संसद है, उसमें जितने भी मंत्री होंगे, ठीक है ना, उसमें जितने भी सदस्य होंगे उन सभी का भी समुच्चय बन सकता है, ठीक है। जैसे आपके क्लास, जैसे 11वीं कक्षा का, जैसे 11 क्लास में आप पढ़ते हैं, क्लास 11, तो 11th क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका समुच्चय हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, समुच्चय का उदाहरण हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद में समुच्चय का निरूपण। तो साधारणतः हम लोग क्या करेंगे, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर यानी ABCD Z तक, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर होगा, यानी 12 वाला ABCD समझते होंगे आप, तो उससे तथा समुच्चय के अव्यय को किससे दर्शाएंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर यानी छोटा ABCD से, 12 ABCD से हम क्या दर्शाएंगे, समुच्चय को दर्शाएंगे, और समुच्चय के अव्यय को कौन चीज से दर्शाएंगे, समुच्चय के अव्यय को हम लोग छोटा ABCD के अक्षर यानी ABCD छोटा वाला यानी स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब चलिए, ये दो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि ये दो सिंबल होता क्या है। ये इसको बोलते हैं हम लोग इप्सिलॉन, क्या बोलते हैं इसको, इप्सिलॉन। इसका अर्थ क्या होता है, एक अव्यय। ये क्या दर्शाता है, एक अव्यय को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए x एलिमेंट a, एलिमेंट यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इप्सिलॉन, ठीक है, x इप्सिलॉन a यानी एलिमेंट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इसका अर्थ बोल रहा है कि x समुच्चय a का एक क्या है, अव्यय दर्शा रहा है, ठीक है ना, एलिमेंट दर्शाता है, इप्सिलॉन इसको बोलते हैं हम लोग। ये नॉट इप्सिलॉन यानी कि अव्यय नहीं होने के अर्थ में हम लोग इसको नॉट इप्सिलॉन लगा देंगे, इसको हम लोग नॉट इप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। जैसे x नॉट इप्सिलॉन a यानी कि मतलब कि x समुच्चय a का अव्यय नहीं है। ये जब क्वेश्चन हम बताएंगे आपको तो उसमें समझ में आएगा कि इसका मतलब कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 5 हो गया, ये एक समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय को हम लोग क्या करते हैं, एक मझले कोष्ठ के अंदर कोमा लगा कर अव्यय को एक एक करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 है, ठीक है, और यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे a लिख दिया, तो यहाँ पे जो भराएगा यहाँ पे इप्सिलॉन होगा, क्योंकि 1 जो है यहाँ पे देखिए समुच्चय a में 1 है तो है ना, इसलिए इप्सिलॉन होगा। ये 1 जो है a का अव्यय है, 6 जो है a का अव्यय है, देखिए इसमें 6 है नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इप्सिलॉन रहेगा, ठीक है, ये आगे आपको मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा ये। चलिए, तो ये समझ गए, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन, अव्यय है अव्यय नहीं है। चलिए, अब है समुच्चय का निरूपण की विधि। समुच्चय का निरूपण का विधि जो होता है, दो विधि है समुच्चय निरूपण, जो समुच्चय का हम लोग निरूपण करेंगे, कितने विधियां इसके समुच्चय, तो इसके दो विधियां हैं, समुच्चय का निरूपण का दो विधियां हैं। कौन कौन सा है, पहला एक सारणी विधि या इसको सूचीबद्ध विधि कहते हैं, और दूसरा है आपका नियम विधि या समुच्चय निर्माण रूप। इसको हम लोग देखिए, सारणी विधि को हम लोग टेबलर मेथड, सूचीबद्ध विधि को रोस्टर मेथड, यानी इसको एक पहला जो है विधि सारणी विधि कहिए चाहे सूचीबद्ध विधि, बात एक ही है। दूसरा नियम विधि या समुच्चय निर्माण रूप, तो रूल मेथड या सेट टेबलर फॉर्म इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो चलिए, अब हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, हम क्या बता रहे हैं, इसके बाद प्रकार, ठीक है ना, हम बताए थे आपको कि जो समुच्चय है निर्माण है, समुच्चय निर्माण की कितने विधियां हैं, दो विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं, तो देखिए पहला विधि था सारणी विधि या सूचीबद्ध विधि, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि सारणी विधि क्या होता है और सूचीबद्ध विधि क्या होता है। हाँ, तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि देखिए सारणी विधि या सूचीबद्ध विधि में क्या होता है, इस विधि में
समुच्च के सभी अवयवों को क्या करते हैं, एक मझले कोष्टक, ये देखिए मझला कोष्टक है, इस मझले कोष्टक के अंदर हम लोग कोमा देकर, ठीक है, कोमा लगाकर एक एक अवयव को अलग अलग क्या करते हैं, लिख देते हैं। मतलब इस विधि में हम लोग को करना क्या है कि इसमें समुच्च के जितने भी अवयव हैं उसको हम लोग कोमा दे देकर मझिला कोष्ठ के अंदर एक एक करके अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। वही आपका हो गया समुच्च निर्माण, वही हो गया आपका ये सारणी विधि या सूचीबद्ध विधि, ठीक है। जैसे में देखिए, जैसे मैंने 1 से लेकर 5 तक लेकर प्राकृतिक संख्याओं को लिखा है, तो कैसे लिखा है, 1 2 3 4 5 ऐसे कोमा दे देकर इस मझले कोष्ठ के अंदर लिखा है। और ये मैं बताया था कि समुच्च को काफी से सूचित किया जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बड़ा ए लिखा हूँ। इसी तरह से बी बराबर क्या लिखा है, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण कौन कौन सा है जी, तो ए ई आई ओ यू होता है ना, ए ई आई ओ यू को बोलते हैं हम लोग स्वर वर्ण। तो ये आपका स्वर वर्ण को मैंने दर्शाया है समुच्च के निर्माण के रूप में, ठीक है, समुच्च सारणी विधि के, ये सारणी विधि में बनाया है, मतलब लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका उदाहरण। अब चलिए क्या है, तो अब है इसका समुच्च निर्माण का रूप या समुच्च निर्माण रूप या नियम विधि, ठीक है। तो समुच्च निर्माण रूप क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें मैंने बताया कि देखिए इस विधि में एक ऐसा विशेष गुण वाला कथन लिखेंगे, एक ऐसा विशेष गुण वाला कथन लिखेंगे जो समुच्च के सभी अवयवों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, उसमें सभी अवयवों को संतुष्ट करता है। एक ऐसा कथन विशेष गुण वाला लिखेंगे जो सभी अवयवों को संतुष्ट करता है, ठीक है। और क्या करेंगे कि इसमें हम मझले कोष्ठ के अंदर चर x लिखकर कॉलन, इसको हम लोग कॉलन बोलते हैं, ठीक है, या तिरछी लकीर, इसको तिरछी लकीर बोलते हैं, तिरछी लकीर देकर चर x लिख करके फिर वह विशेष कथन हम लिख देंगे इस विधि में। बस यही काम करना है। जैसे देखिए मान लीजिए मुझे प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना है समुच्च निर्माण रूप में, तो क्या लिखेंगे कि a बराबर x कॉलन x, यहाँ कॉलन या तिरछी लकीर लिख सकते हैं, फिर x चर लिख देंगे, फिर वो कथन लिख देंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में कौन, यानी टोटल कैसे, अगर इसको हमको लिखना है, इसी को अगर मुझे लिखना हो किस विधि में, कि सारणी विधि में, तो सारणी विधि में हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक एक करके कोमा लगाकर लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरह से इन्फिनिटी तक लिख देता है। इसलिए कि प्राकृतिक संख्या बोल दिया तो इसमें सब आएंगे, इसमें ये नहीं बोला कि कितना तक लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये पहला विधि था कि मझले कोष्ठ के अंदर एक एक करके कोमा लगाकर लिखना है। और दूसरा विधि हमने बताया कि समुच्च निर्माण रूप, इसमें बताया कि एक चर लिख देना है, फिर कॉलन लगा के या तिरछी लकीर लगा के फिर एक चर को लिखकर उसमें एक जो कथन होगा ना, उस कथन को हमको लिख देना है। तो वही हो गया आपका समुच्च निर्माण रूप, ठीक है। तो ये भी जैसे में देख लीजिए, एक तिरछी लकीर मैंने लिखा है या कॉलन भी लिख सकते हैं आप। एक क्या है, पूर्णांक है, तथा एक जो ये x का जो मान होगा, यहाँ पे जो ये पूर्णांक कौन सा लेना है, तो 1 से ज्यादा, 1 से बड़ा या बराबर और 9 से छोटा या बराबर। इसमें यही मैं दर्शाया हूँ कि 1 से 12, 1 से स्टार्ट होगा, मतलब 1 भी हो सकता है, या 1 से 12 और 9 भी हो सकता है, या 9 से छोटा। तो इसमें जितना भी अवयव है इसमें आएंगे और पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जैसे में। अब है कुछ समुच्च को दर्शाने का संकेत, कुछ समुच्च को दर्शाने का संकेत है। जैसे देखिए n से क्या दर्शाया जाता है, तो प्राकृतिक संख्या को दर्शाया जाता है। प्राकृतिक संख्या के समुच्च में आते हैं 1 2 3 4 इस डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। और z से क्या दर्शाते हैं, पूर्णांक संख्याओं को दर्शाते हैं। z क्या दर्शाता है, पूर्णांक संख्याओं को, ठीक है। i चाहे इसको आप z से भी दर्शाते हैं, कहीं कहीं z भी लिखा जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप i चाहे z आप बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं i प्लस दे देगा, तो i प्लस यानी कि इसमें धनात्मक और i माइनस यानी कि ऋणात्मक, ठीक है। तो प्लस से धनात्मक और माइनस से ऋणात्मक को इंडिकेट करेगा, ठीक है, पूर्णांक संख्या में। तो आपका ये हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में जैसे माइनस वाला भी मान आ जाता है और प्लस वाला भी आ जाता है और जीरो भी आ जाता है इसमें, ठीक है ना, समझ गया। तो ये हो गया। तो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी जो रहते हैं उसको पूर्णांक बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए
अब है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Q से। और वास्तविक संख्या को हम लोग R से दर्शाते हैं। तो ये कुछ याद रखेंगे आप, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्या, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या के साथ शून्य को समुच्चय को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये तो आपको पता होगा, मैं केवल बताया कि किस चीज से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि इसको दर्शाया जाता है। तो ये हो गया आपका, ये सब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिया, किसका? एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना, सेट चैप्टर से। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब इसमें आपको समुच्चय कौन है ये बताना है आपको, है ना, और कौन नहीं है ये आपको बताना है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है पहला कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो आपको करना ये है कि इसको जो दिया गया है उसको पहले आप एक लाइन लिख लेंगे, मान लेंगे समुच्चय। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माना कि ए बराबर जे अक्षर, ठीक है, से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये हो गया। अब देखिए, तो या इसको हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं? तो जे अक्षर से कौन कौन सा शुरू होता है जी? ए का जे अक्षर से होता है जनवरी, JANUARY, जनवरी, जून, और एक होता है जुलाई। बस यही 3 होता है। आप इसको संग्रह कर लिए कि नहीं? ये आसान है, बिल्कुल आसानी से आप इसको संग्रह कर सकते हैं। सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या है? समुच्चय है। यहाँ लिख दीजिएगा कि यहाँ, चूंकि यहाँ ए का अव्यय ज्ञात है, ए का अव्यय ज्ञात है, ठीक है। ए का अव्यय हमको क्या है? ज्ञात है ना जी, ज्ञात है। और सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, अतः ये एक समुच्चय है, ठीक है। क्या है? एक समुच्चय है, ठीक है। तो पहला बन गया, ऐसा ही आपको बनाना है, ठीक है। तो पहला का क्लियर हो गया कि आपका जे अक्षर से जो शुरू होने वाला होगा उसके सभी, इसको हमने मान लिया ए, और लिख दिया कि जे अक्षर से कौन कौन सा शुरू हो गया। हमको अवयव देख रहे हैं कि ज्ञात हो गया ना, तो इसका अवयव ज्ञात है यानी सुपरिभाषित है, तो इसलिए क्या है? समुच्चय है, एक समुच्चय। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? हल लिख लेंगे, मान लेंगे इसको बी। माना कि बी बराबर क्या है? भारत के 10 सबसे अधिक क्या है? प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए ये जो हो गया, ये हमने मान लिया इसको बी। अब देखिए यहाँ पे बी का अवयव क्या है? अब इसको हमको लिखना है। तो अब देखिए भारत में आपको 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक बताना है। तो भारत में तो बहुत सारे लेखक एक पर एक है, लेकिन इसका मापने का कोई पैमाना नहीं है कि किसको अधिक प्रतिभाशाली कहा जाएगा। इसका मापने का कोई स्केल नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ये लिख देना है आपको, लिख देना है कि चूंकि बी का अवयव ज्ञात नहीं है। क्यों जी?
क्योंकि इसका अधिक प्रतिभाशाली होने का, लेखक होने का कोई मापने का पैमाना नहीं, कोई स्केल नहीं। तो ऊपर इसको लिख देता हूं, चूंकि देखिए यहां पे लिख देता हूं। तो हम लिख देंगे इसका आंसर कि चूंकि बी का अवयव ज्ञात नहीं है। क्यों जी? क्योंकि इसका मापने का कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि इसका मापने का कोई पैमाना नहीं है, स्केल नहीं है ना, मापने का कोई पैमाना या स्केल लिख दीजिएगा, नहीं है। ठीक है, अतः डी एक क्या है? समुच्च क्या होगा? नहीं है। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का 3 देखेंगे। ठीक है ना, 1 का 3 क्या है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो इसको हम लोग सी मानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे? सी बराबर विश्व के सर्वश्रेष्ठ, जो लिखा हुआ है सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों, 11 बल्लेबाजों, ठीक है, 11 बल्लेबाजों का संग्रह। मैंने इसको मान लिया सी। ठीक है, तो लिख देगा यहाँ पे चूंकि सी का अवयव, देखो तो ज्ञात किया जा सकता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, पॉसिबल नहीं ना। विश्व में अब कितने बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ लोग हैं लोग, इसका मापने का कोई स्केल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्च नहीं है। चलिए देखें कि चूंकि सी का अवयव ज्ञात नहीं है, क्योंकि इसको मापने का कोई स्केल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, पैमाना नहीं है। अतः हम क्या लिख देंगे? इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह सी एक समुच्च नहीं है, समुच्च नहीं है। ठीक है, ये भी आपका समुच्च नहीं होगा। तो अब चलिए ये देखते हैं, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। तो इसको भी आप हर लिखेंगे, इसको मान लेंगे आप, माना कि इसको हम डी मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? डी। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब देखिए दोस्तों, तो इसमें आपके कक्षा, यानी आप 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो आपके कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उसका आप संग्रह कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए डी का अवयव ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। तो अतः यह क्या हो जाएगा जी? अतः डी ए क्या है? समुच्च है, बन गया। इसी तरह से अब चलिए आगे देखते हैं।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे 1 का 5 क्या कहा जा रहा है कि 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। 10 से कम तो सॉरी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो हमने इसको क्या मान लिया ई बराबर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, इसको ई मान लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको 100 से कम, ठीक है ना, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 और कहां तक ले आपको लिखना है 90 तक। यानी आपको पता चल गया, आप लिख सकते हैं 1 से लेकर 99 तक, 100 से कम यानी 1 से लेकर 99 तक आप आसानी से लिख सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। तो इसका अव्यय ज्ञात है, चलिए लीजिए, चूंकि ई का अव्यय क्या है, ई का अव्यय ज्ञात है, अव्यय ज्ञात है, ठीक है ना, ज्ञात है, यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, अतः ई एक क्या है, समुच्चय है, ठीक है, ये समुच्चय है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप आगे बढ़ाएंगे और भी क्वेश्चन, हमको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन इसमें एक में कितना 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, इस 9 क्वेश्चन को बनाएंगे आप, ठीक है, 9 या 10 क्वेश्चन है। इसी तरह से आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, फिर भी नहीं आएगा तो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो यानी दूसरा वीडियो पार्ट 2 लेकर आएंगे इसका, उसमें मैं बता दूंगा जो शेष क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन इसी तरह से बिल्कुल आसानी तरीके से आपको बताऊंगा। बस आपको करना ये है कि जिस तरह से ये फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया, तो आप यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसको देखें और अच्छी तरह से अपना पढ़ाई करें और अपने साथियों को भी इसमें जोड़ें अधिक से अधिक, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और इस तरह से आपके लिए वीडियो डेली बाय डेली लाते रहूं। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।